हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम रिजर्व बैंक की मुद्रापूर्ति की नवीनतम माप के बारे में चर्चा करेंगे। आरबीआई ने वाई रेड्डी की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया। इस समिति का कार्य वित्तीय क्षेत्र में आए परिवर्तनों के कारण अर्थव्यवस्था का मौद्रिक स्वरूप तेज गति से बदलते हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1998 में सौंपी। समिति के सुझावों के आधार पर आरबीआई नवीनतम माप का प्रयोग करता है। तो नवीनतम माप के अंतर्गत हम M0, M1, M2 और M3 मेजर्स को शामिल करते हैं। तो M0 के अंतर्गत हम चलन में करेंसी, आरबीआई के पास बैंक जमाएं और आरबीआई के पास अन्य जमाओं को शामिल करते हैं। M1 में हम चलन में करेंसी, बैंकों के पास मांग जमाएं व आरबीआई के पास अन्य जमाओं को शामिल करते हैं। M2 में हम M1 के अतिरिक्त बैंकों के पास बचत जमाओं की सावधि देयताएं, बैंकों द्वारा जारी जमाओं के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और बैंकों के पास घरेलू निवासियों की 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली जमाओं को शामिल किया जाता है। M3 के अंतर्गत M2 के अलावा बैंक के पास घरेलू निवासियों की 1 वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली सावधि जमाएं और बैंकों द्वारा वित्तीय निगमों से लिए गए तुरंत लौटाने योग्य ऋण या कॉल बारोइंग को शामिल किया जाता है। तो M0 को मुद्रा आधार के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसका आशय उस मुद्रा से है जिसका निर्माण रिजर्व बैंक करता है। M1 की गणना के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। M1, M2, M3 मापों को तरलता के घटते हुए क्रम में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा है और M3 सबसे कम तरल मुद्रा है। बैंकों द्वारा निर्गमित किए गए प्रमाण पत्रों या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को पहली बार मुद्रा की माप में सम्मिलित किया गया। अब इस कमेटी ने तरल साधनों की नई धारणा भी प्रस्तुत की। तो आरबीआई की मुद्रापूर्ति के कार्यकारी समूह ने मौद्रिक धारणाओं को पुनः परिभाषित करने के बाद भारत में तरल साधनों की भी नई धारणा को दर्शाया है। ये नई धारणाएं L1, L2 और L3 हैं। तो L1 के अंतर्गत हम M3 के अलावा डाकघरों के पास समस्त जमाएं जिसमें कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को शामिल नहीं किया जाता है, उनको हम सम्मिलित करते हैं। L2 के अंतर्गत हम L1 के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं के पास सावधि जमाएं और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी जमा के प्रमाण पत्रों को शामिल करते हैं। और L3 के अंतर्गत हम L2 के अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास सार्वजनिक जमाओं को शामिल करते हैं। अब आइए समझते हैं कि मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारक होता है वह मौद्रिक नीति होती है। दूसरा, साख निर्माण की क्षमता। तीसरा, राजकोषीय नीति। चौथा, जनता की करेंसी रखने की इच्छा। पांचवा, चलन गति। और छठवां, मुद्रा का आकार। अब हम एक एक करके इन समस्त बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई की मौद्रिक नीति कैसे मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि देश का केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति अपनाता है तो इसका अर्थ है कि रिजर्व बैंक ब्याज की दरों को कम करता है, जिससे कि लोग अधिक ऋण ले सकें। इसका परिणाम यह होता है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि
आरबीआई महंगी मुद्रा नीति के तहत ब्याज की दर को बढ़ा देता है तो मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है, क्योंकि ऋण पहले से कम लिए जाते हैं। दूसरा जो कारण है वह व्यापारिक बैंकों की शाखा निर्माण की क्षमता। तो बैंकों के पास जितनी अधिक नकदी जमा होगी उतना ही शाखा का विस्तार होगा और मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। यदि बैंकों के पास कम नकदी जमा होती है तो इसका परिणाम यह होगा कि शाखा का विस्तार कम होगा और मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी। तीसरा, सरकार की राजकोषीय नीति भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि सरकार घाटे के बजट की नीति अपनाती है तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि सरकार बचत के बजट की नीति अपनाती है तो मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है। चौथा कारण है कि जनता की करेंसी तथा जमा रखने की इच्छा। यदि लोगों की आदत कुछ ऐसी है कि वे अपने पास नकदी कम रखते हैं और अपने पैसे को बैंकों में अधिक रखते हैं तो बैंकों के पास ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। चूंकि बैंकों में जो जमाएं होती हैं उन्हीं के आधार पर बैंक मुद्रा का निर्माण करता है और शाखा का विस्तार करता है। यदि लोगों की आदतें ऐसी हैं कि वो अपने पास अधिक कैश रखने की इच्छा रखते हैं तो ऐसी दशा में वे बैंकों में कम पैसा जमा करेंगे, जिससे कि बैंकों के पास नकदी कम उपलब्ध होगी और वे कम ऋण देंगे और इसका परिणाम यह होगा कि मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी। पांचवा कारण है कि मुद्रा की चलन गति भी मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करती है। तो मुद्रा की चलन गति के बारे में मैंने आपसे पहले ही चर्चा की थी। तो एक विशेष समय में मुद्रा की एक इकाई का प्रयोग कई बार किया जा सकता है, इसलिए मुद्रा की वह एक इकाई एक से अधिक इकाइयों का काम करेगी। इसका अर्थ यह है कि मुद्रा की कोई एक इकाई जितनी ही अधिक बार ट्रांजैक्शन के लिए प्रयोग की जाएगी वह मुद्रा की पूर्ति में उतनी ही वृद्धि लाएगी। इस प्रकार से मुद्रा की चलन गति और मुद्रा की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। छठवां कारण है उच्च शक्ति मुद्रा का आकार। मुद्रा की पूर्ति व उच्च शक्ति मुद्रा में सीधा संबंध होता है, अर्थात उच्च शक्ति मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और उसके घटने से मुद्रा की पूर्ति घटती है। आगे हम समझेंगे कि उच्च शक्ति मुद्रा का अर्थ क्या होता है। अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो मुद्रा की पूर्ति सरकार, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक करते हैं। भारत में सरकार का वित्त मंत्रालय 1 रुपये का नोट जारी करता है तथा सिक्के ढालता है और भारत का केंद्रीय बैंक जो कि आरबीआई है न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर करेंसी जारी करता है। रिजर्व बैंक को 200 करोड़ का सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखनी पड़ती हैं, जिसमें कि 115 करोड़ का सोना रखना अनिवार्य होता है। अब समझते हैं कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है। तो उच्च शक्ति मुद्रा का संबंध भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी सरकारी मुद्रा से है, जो वाणिज्यिक बैंकों के पास रिजर्व और जनता के पास करेंसी के रूप में जमा होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं H = C + R + OD, जहाँ पर H हाई पावर्ड मनी या उच्च शक्ति मुद्रा है, C करेंसी है, R बैंकों के पास जो रिजर्व है वह है और OD अदर डिपॉजिट्स या अन्य जमाएं हैं। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को सम्मिलित करके हम उच्च शक्ति मुद्रा की माप करते हैं और इस उच्च शक्ति मुद्रा में जितना परिवर्तन आएगा उसी अनुसार मुद्रा की पूर्ति में भी परिवर्तन आता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।